हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार रेडियो उड़ान पर, जहां पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स विशेष रूप से डेडिकेटेड है डिसेबिलिटी जगत से आने वाली खबरों के लिए, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम कवर करते हैं जस्टिस कनेक्ट नामक एक सेक्शन, जिसमें हम सुनते हैं कोर्ट की तरफ से आने वाले 3 लेटेस्ट ऐसे जजमेंट्स के बारे में जो कि सीधा असर डालती है विकलांगता जगत पर। साथ ही साथ प्रोग्राम के अंत में हम सुनते हैं DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि इस हफ्ते डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने कौन सी अपडेट्स, कौन सी ऐसी पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा की हैं जिनका सीधा फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, इससे जुड़ी जानकारी, इसमें आने वाली न्यूज, इसके बारे में आप क्या फील करते हैं हमें जरूर लिख भेजिए। आप YouTube के कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करने का। आइए हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में संबोधन। यूपी से श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिव्यांगों की हिम्मत, प्रतिभा और सफलता है नए भारत की शक्ति। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी ने 41 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। दिव्यांगजनों के लिए लॉन्च हुई पहली एम्प्लॉयबिलिटी टूल किट। ऑडी कॉरपोरेशन में पहली बार दिव्यांग सदस्य को मिला प्रतिनिधित्व। एलिम्को ने लॉन्च किया ई स्कूटर व्हील चेयर एड ऑन। कश्मीर में दिव्यांग बच्चों के अधिकार अब भी हैं अधूरे। विकलांगता दिवस पर संकट, भारत का इकलौता मुफ्त स्पाइनल रिहैब सेंटर बंद होने की कगार पर। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई राह, नई उम्मीद की तलाश। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिव्यांग प्रमाण पत्रों की फिर से जांच और सत्यापन की मांग। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान करने का समारोह पूरा किया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में एक सशक्त संदेश के माध्यम से राष्ट्र को प्रेरित किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में ये पुष्टि करते हुए कि समाज जो हर व्यक्ति की क्षमताओं को अपनाता है वो अधिक सशक्त, अधिक मानवीय और अधिक समृद्ध बनता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि समावेशन, गरिमा और समान अवसर ही राष्ट्रीय प्रगति के मानक हैं। उन्होंने इस दिन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये दिन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जो प्रत्येक नागरिक के लिए, विशेष रूप से हमारे दिव्यांगजनों के लिए, न्याय संगत, समावेशी और सक्षमकारी हो। उन्होंने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने हेतु उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए भारत के लंबे समय से चल रहे संकल्प को उजागर किया, ये बताते हुए कि पुरस्कार न केवल असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देते हैं बल्कि करुणा, जिम्मेदारी की भावना और कुछ करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने 32 पुरस्कार विजेताओं के साहस तथा नेतृत्व की सराहना की और उन्हें भारत की गरिमा, समानता और समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के चमकते उदाहरण कहा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के परिवर्तनकारी प्रभाव को याद करते हुए
उन्होंने भारत के अधिकार आधारित ढांचे की ओर बदलाव को रेखांकित किया, जो कि शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, उचित व्यवस्था, कानून सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और दूरदृष्टि के चलते सरकार दिव्यांगजनों को अमूल्य मानव पूंजी मानती है और समान अवसर सुनिश्चित प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अपने स्वागत भाषण में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती वी विद्यावती ने सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर देश भर में दिखाई दे रहे उल्लेखनीय उत्साह पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से कुल 2423 आवेदन प्राप्त हुए, जो दिव्यांगजन समुदाय में बढ़ती जागरूकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार सुगम्य अवसंरचना, प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप सेवा और क्षमता विकास संस्थानों और प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एक अधिक समान और बाधा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धियां देश भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार को विश्व दिव्यांग दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस 3 दिवसीय समारोह के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को सम्मानित करने के साथ ही राज्य और राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भी पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के विश्व दिव्यांग दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय विश्व दिव्यांग दिवस समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कारों का वितरण करने के साथ विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों से भी भेंट की। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सभी दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिवस केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मान देने का अवसर है जिनके बूते पर देश खड़ा है। विश्व दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण की ओर से हल्द्वानी MBPG कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 41 प्रतिभागियों को 8,000 पुरस्कार की राशि दी। मेडल, प्रशस्ति पत्र और मानपत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही सीएम ने देहरादून में 905.13 लाख की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड और समाज कल्याण IT सेल के बहुउद्देशीय कार्यालय भवन का शिलान्यास व प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र नैनीताल एलिम्को का उद्घाटन भी किया। दोस्तों, मुंबई से खबर है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अटिपिकल एडवांटेज के साथ मिलकर भारत की पहली एम्प्लॉयबिलिटी टूल किट दिव्यांगजनों के लिए लॉन्च की है। ये पहल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए की गई है। वर्क दैट इंक्लूड्स नाम की एक गाइड को एम्प्लॉयबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग समिट 2025 टूल किट में जॉब मैपिंग, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट, वर्कफ्लो डिजाइन, इंडियन साइन लैंग्वेज ग्लॉसरी और अलग अलग उद्योगों से केस स्टडीज शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिव्यांगजनों की भागीदारी अब बहुत ही कम है और ये टूल किट कंपनियों को समावेशी भर्ती और प्रशिक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद करेगी। GCPL ने पहले ही अपने कारखानों में 20 से अधिक दिव्यांग कर्मचारियों को शामिल किया है और आगे विस्तार की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल CSR नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए रणनीतिक लाभ भी साबित होगी। दोस्तों, चेन्नई से सुनते हैं बड़ी खबर। ऑडी कॉरपोरेशन ने अपनी परिषद में पहली बार एक नामित सदस्य की घोषणा की है।
जयंती एस, जो पट्टीभिराम की रहने वाली हैं और व्हील चेयर उपयोग करती हैं, अब कॉरपोरेशन की पहली नामित काउंसिल सदस्य बनी हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा हाल ही में स्थानीय निकाय कानूनों में संशोधन कर दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया था। जयंती का चयन उसी वादे को हकीकत में बदलता है। ऑडी कॉरपोरेशन की बैठक में जब जयंती ने व्हील चेयर के साथ प्रवेश किया तो ये क्षण समावेशी शासन की दिशा में ऐतिहासिक माना गया। उनकी मौजूदगी से दिव्यांगजनों की आवाज सीधे परिषद तक पहुंच रही थी और स्थानीय प्रशासन में विविधता को नई पहचान मिल पाई। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में बाद में अपनी दृष्टि खो दी है, यानी कि लेट ब्लाइंड्स। 3 महीने का ये स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग आपको सिखाता है दैनिक जीवन और व्यक्तिगत देखभाल के कौशल, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और घर के प्रबंधन व स्वतंत्र जीवन जीने की कला। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है दृष्टिहीन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नई दिशा देना। अधिक जानकारी के लिए और नामांकन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9810684208 पर। याद रहे 9810684208 पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं aicbdelhi@yahoo.com पर। याद रहे aicbdelhi@yahoo.com। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये अवसर सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है
और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं कानपुर से, जहां पर एलिम्को यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने अपने 53वें स्थापना दिवस पर एक नई सुविधा लॉन्च की है। कंपनी ने मोटराइज्ड व्हील चेयर के लिए ई स्कूटर एड ऑन पेश किया है। इस तकनीक से व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं को और अधिक गतिशीलता मिल पाएगी ताकि वे आसानी से सफर कर सके और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। एलिम्को ने बताया कि ये एड ऑन दिव्यांगजनों के जीवन को और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही कंपनी ने अन्य सहायक उपकरणों को भी प्रदर्शित किया। स्थापना दिवस पर एलिम्को ने अपना नया कॉर्पोरेट लोगो भी जारी कर दिया है और 2 नई मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी पेश की हैं। 3 व्हील चेयर ईवी स्कूटर और क्लिप ऑन मोटराइज्ड व्हील चेयर के साथ। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 5 दशकों में एलिम्को ने 32 लाख से अधिक दिव्यांग लाभार्थियों को विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। ये संस्था अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बल्कि समावेश और नवाचार का राष्ट्रीय प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों, सुनते हैं एक बड़ी खबर कश्मीर से, जहां पर दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को लेकर अब भी कई सवाल मौजूद हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में हजारों बच्चे शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के साथ जी रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उन्हें पूरी तरह मिल नहीं पा रही। कई स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी संसाधन और सुलभ वातावरण उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है
कि सरकार की योजनाएं और RPWD एक्ट 2016 जैसे कानून मौजूद तो हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत ही कम नजर आता है। हर 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम रही फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, जो समाज में समानता और गरिमा का वादा करती है। कश्मीर में इन दिनों कई NGOs और पुनर्वास केंद्रों ने सांस्कृतिक और संरचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए, जहां दिव्यांग बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाने मंच पर आए थे। फिर भी सवाल तो यही है कि अधिकार और सुविधाएं कब तक सिर्फ मंच और वादों तक सीमित रहेंगी। माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तो मांग है कि इन बच्चों को तुरंत समान अधिकार और सुविधाएं दी जाएं, ताकि वे भी समाज में बराबरी से आगे बढ़ सके। दोस्तों, खबर सुनते हैं तमिलनाडु से और ये जुड़ी है दिव्यांगजनों की जिंदगी से। दोस्तों, दरअसल तिरुवनमलाई में सोल फ्री इंस्पायर सेंटर, जो भारत का इकलौता मुफ्त स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पर व्हील चेयर उपयोग करने वाले करीब 50 लोग रहते हैं और उन्हें 4 से 6 महीने तक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पुनर्वास की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इस केंद्र का 3 साल का लीज एग्रीमेंट हाल ही में खत्म हो गया। वही दिन था अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, और अब बिना वैध लीज के दानदाताओं का सहयोग भी रुक सकता है। सरकारी अस्पताल की योजना ऐसी है कि इस बिल्डिंग को तोड़कर नया मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जाएगा। दोस्तों, सवाल तो ये है कि तब तक इन 50 व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं का क्या होगा? समावेशी समाज की असली पहचान यही तो है कि हम हर व्यक्ति की जरूरत को प्राथमिकता दें। दोस्तों, आप अब जो खबर सुनने जा रहे हैं, ये जुड़ी है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बताया कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कम मींस जैसी छात्र योजनाएं साल 2021-22 के बाद लागू नहीं हो सकी। कारण था कुछ संस्थानों द्वारा फंड में गड़बड़ी और धोखाधड़ी की शिकायतें। इसी वजह से मंत्रालय ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज रेड फ्लैग्स के आधार पर जांच एजेंसियों और राज्यों से सत्यापन करवाया और दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा गया। दोस्तों, इन योजनाओं के तहत पहले लाखों छात्रों को आर्थिक मदद मिलती थी, जिससे वे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जारी रख पाते थे। लेकिन योजनाएं रुकने से कई परिवारों को शिक्षा का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। अच्छी खबर तो ये है कि मंत्रालय अब इन योजनाओं को 16वें वित्त आयोग के चक्र में फिर से शुरू करने के लिए, यानी कि अगर मंजूरी मिलती है तो आने वाले वर्षों में अल्पसंख्यक छात्रों को फिर से छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा। सुनते हैं इसी विषय पर मीडिया में जारी ये ऑडियो क्लिप। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री कार्तिकेय सर्बा। Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. As we observe the World Disability Day today, firstly on behalf of the entire House, I would like to congratulate the blind women's cricket team on winning the World Cup. It is a historic achievement for the entire country. I draw the attention of the government towards the difficulties faced by the visually impaired and blind sports persons across our country. India has one of the world's largest visually impaired populations. As estimated, 4.95 million blind persons. A vast majority of these potential athletes continue to train in inadequate, unsafe and non-adapted environments. Essential features that enable safe participation: tactile pathways, audible cues, tactile markings on courts and tracks, non-slippery surfaces, adapted equipment and disability-friendly circulation areas remain absent in most schools, colleges and sports centers. The shortages of trained coaches, guides and support staff further restricts the competitive progression of blind athletes. In the recent years, India has taken important steps to strengthen equity in sport, including the landmark decision to introduce pay parity between men's and women's cricket teams, ensuring equal dignity
and recognition of women athletes. On similar lines, there is an urgent need to extend greater recognition and institutional support to the blind cricket teams and visually impaired athletes, whose achievements often remain outside mainstream visibility despite exceptional performances. The government has shown strong resolve in developing para-athletics infrastructure through initiatives like the Khelo India Para Games. And in this spirit, I urge the government to expand blind-friendly sports facilities, set up dedicated training hubs, and ensure trained coaches and clear accessibility standards across venues. This is essential to unlock the immense sporting potential of India's visually impaired citizens. Thank you. धन्यवाद कार्तिकेय जी। दोस्तों, ये खबर अब हम सुनने वाले हैं मुंबई से, जहां पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की दोबारा जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि सभी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की फिर से जांच और सत्यापन किए जाएंगे। कर्मचारियों का ये कहना है कि ये प्रक्रिया समय लेने वाली है, दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक्त परेशानी भी खड़ी कर सकती है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पहले से जारी प्रमाण पत्रों को मान्य माना जाए और केवल नए मामलों में ही जांच की जाए। उनका कहना है कि बार बार की जांच से दिव्यांग नागरिकों को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कर्मचारी संगठनों ने ये तर्क भी दिया है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत जारी किए गए स्थायी प्रमाण पत्रों को दोबारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये कदम प्रशासनिक बोझ बढ़ा रहा है और दिव्यांगजनों के अधिकारों को कमजोर कर रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो वे राज्य भर में आंदोलन को तेज कर देंगे। इस हफ्ते हम बात करेंगे दो नए जजमेंट की। एक आया है महानंदन महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, और एक दूसरा आया है हमारी ही एनजीओ का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, मिशन एक्सेसिबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। महानंदन महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में एक लेडी काम करती थी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। उन्होंने एक टाइम पे अपना रेजिग्नेशन दे दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि उन्होंने रिज़ाइन नहीं करना था, या फिर उन्होंने कोई और उनका चेंज ऑफ थॉट रहा होगा या इम्पल्सिवली दिया होगा, तो उन्होंने रेजिग्नेशन विड्रॉ कर लिया। बट उस टाइम तक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका था और इसलिए उनको वापस सर्विस में नहीं लिया गया। उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिन्होंने उनके खिलाफ जजमेंट दी कि आप एक बार रिज़ाइन कर चुके हो, वो एक्सेप्ट हो गया, तो अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब वो आई हाई कोर्ट में, और यहाँ पे उन्होंने जो मेन आर्ग्यूमेंट लिया वो अपने डिसेबिलिटी का था। उन्होंने ये कहा कि उनको मेंटल इलनेस था अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, और उस वजह से जब उन्होंने रिजाइन किया था वो शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मेंटल इलनेस, एंड हेंस the resignation should not be considered valid in the eyes of law. However, कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए कोई वैलिड बेसिस नहीं था ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि जब आपने रिज़ाइन किया था तब आपको मेंटल इलनेस था या अदरवाइज भी है। कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं फर्निश किया। बस ये कहा गया कि उनके एक फ्रेंड ने बोला कि इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज आते थे और उनकी फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट के यहाँ लेकर के गई थी, बट उसका भी कोई सर्टिफिकेट या रिपोर्ट नहीं फर्निश किया। तो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, और एक और फैक्टर कोर्ट ने ये बोला कि अगर इनका सही में मेंटल हेल्थ का इशू था तो ये पहले इन्होंने बोलना था और फिर वो महाराष्ट्र एससीपीडी में भी जाते रादर देन महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास। तो ये सब नहीं किया गया, इस वजह से कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया। दूसरा जो हमारा केस था मिशन एक्सेसिबिलिटी का, वो केस में दो इश्यूज थे। नंबर 1 चेंज ऑफ स्क्राइब एंड नंबर 2 स्क्रीन रीडर यूज। जहाँ तक सवाल उठता है चेंज ऑफ स्क्राइब, इसमें जो आर्ग्यूमेंट ये था कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में यूपीएससी ने लास्ट टाइम जनवरी या फरवरी में जब नोटिफिकेशन आता है
और एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स को सबमिट करने को कहा जाता है, within that itself they were asked to indicate the details of their scribe, and there was no possibility of changing the scribe in case of any exigency. For example, the scribe falling sick, having some other family commitment, and so on. This was challenged by us to say that it's difficult to get a commitment from a scribe 3 to 4 months in advance, और इसको चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए. तो इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि up to 7 days before the exam change of scribe possibility has to be allowed, and अगर कोई लिखता है कि मेरे को क्यों चेंज करना है तो उस पर रीजन्ड ऑर्डर देना है within 3 days, और अगर नहीं देते हो रीजन्ड ऑर्डर तो वो एक अनलॉफुल चीज होगी. दूसरा एस्पेक्ट इस केस में ये था द एबिलिटी टू गिव द एग्जाम ऑन द कंप्यूटर विद अ स्क्रीन रीडर, जो काफ़ी हमारे मेंबर्स चाहते थे सिविल सर्विस एग्जाम्स में उनको देने का ऑप्शन दिया जाए. आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई हियर कि ये ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द स्क्राइब प्रोविजन. जो कोई अपने स्क्राइब से देना चाहे वो स्क्राइब से दे, या तो अपने ओन स्क्राइब से दे सो लॉन्ग एज कुछ मैल प्रैक्टिस नहीं हो रही, या तो एग्जामिनिंग बॉडी के स्क्राइब से दे सो लॉन्ग एज द स्क्राइब इज इंश्योर्ड टू बी कॉम्पिटेंट, राइट. बट अगर उसको नहीं देना है स्क्राइब से और इंडिपेंडेंटली देना है ताकि किसी पे डिपेंडेंस ना हो, ऑल्सो बिकॉज आदत कंप्यूटर पे देने की होगी, तो इन दो सर्कमस्टांसेस दे शुड बी अलाउड टू गिव इट विद अ स्क्रीन रीडर. इस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है क्योंकि यूपीएससी ने खुद इस केस के दौरान कहा था कि हम इन प्रिंसिपल अग्री करते हैं कि हम एग्जाम आपको कंप्यूटर पे देने देंगे, बट उन्होंने ऑपरेशनल मोडेलिटी सेट आउट नहीं की थी कि कब तक करेंगे, कहाँ कौन से सेंटर्स पे करेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे एक्सेसिबल बनाएंगे. ऑल दोज फैसेट्स हैड नॉट बीन वर्कड आउट. तो कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया है कि विद इन द नेक्स्ट 2 months यू मस्ट वर्क इट आउट, एंड आपको एक अब कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना होगा, एंड मैटर को रीनोटिफाई किया गया है 16 February 2026 के लिए. थैंक यू. दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर. दोस्तों इस वक्त कम्युनिटी कलर्स में हम सुन रहे हैं देश और दुनिया से आ रही विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें. और अब वक्त हो चला है प्रोग्राम में DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने का. तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस हफ्ते कौन सी अपडेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने हम सभी से साझा की है सोशल मीडिया के माध्यम से. तो दोस्तों इस पहली अपडेट के माध्यम से आइए पढ़ते हैं एक संदेश जो प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं डेफलिम्पिक्स के खिलाड़ियों के लिए. टोक्यो में 25वें समर डेफलिम्पिक्स 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हमारे डेफलिम्पिक्स को बहुत बहुत बधाई. 9 गोल्ड सहित 20 मेडल्स की अब तक की सबसे अच्छी मेडल टैली के साथ हमारे एथलीटों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पक्का इरादा और लगन से शानदार नतीजे मिल सकते हैं. हर एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ को बधाई. पूरे देश को आप सभी पर गर्व है. दोस्तों इसी मैसेज के साथ 25वें समर डेफलिम्पिक्स की एक तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें सभी भारतीय विनर्स को इकट्ठा एक चित्र में दिखाया गया है और चित्र के ऊपर लिखा गया है हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस. दोस्तों इसके बाद नेशनल अवार्ड से जुड़ी कई पोस्ट डिपार्टमेंट ने साझा की हैं. इनके माध्यम से वे लिखते हैं मीट आवर नेशनल अवार्ड विनर्स. हमारे नेशनल अवार्ड विनर्स से मिलिए. चैंपियंस जिन्होंने हर चुनौती को ताकत और हर रुकावट को एक माइलस्टोन में बदल दिया. उनकी यात्रा ने बेहतरीन काम को फिर से परिभाषित किया है और लचीलेपन, पक्के इरादे और एम्पावरमेंट ने नए बेंचमार्क सेट कर दिए. इन असाधारण लोगों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हो जिनकी कहानियां देश को प्रेरित करती रहती हैं. दोस्तों आपको बता दें कि इस पोस्ट के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक बहुत ही विस्तृत ग्राफिक साझा किया है
जिसमें के नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025 के विनर्स कैटेगरी वाइज फोटो के साथ और उनके नाम के साथ दिए गए हैं। ये नाम इस तरह हैं: सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन अबोली विजय जरित, बसंत विकास साहू, लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेश चंद्रशेखरन, मेघा पतंगी, भाग्यश्री मनोहर नड़ीमेटला कन्ना, राजेश शरद केतकर। सर्वश्रेष्ठ बाल बालिका धृति प्रयण रांका, मोहम्मद यासीन। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पूजा गर्ग, निपुण कुमार मल्होत्रा, रक्षिता राजू, युधाजित डे, दीपाली शर्मा, फर्डिनेंड लिंगदो मार्शिलोंग, गायत्री गुप्ता, श्रेयस किरण NS, कुमारी शीबा कोयल पेचाई, मिरिंडा डॉन बॉस्को टॉमकिंसन। अदर इंडिविजुअल अवार्ड्स: सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राजीव भट्ट, देवांगी पराग दलाल। सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर श्रुति मोरे भारद्वाज। सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान नव प्रवर्तन उत्पाद विकास दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रतीक माधव। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पोस्ट दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 28 नवंबर से ही सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही विनर्स के कई वीडियोस और ऑडियोज भी डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए हैं, जिन्हें आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये सभी पोस्ट तो हम आज शेयर नहीं कर पाएंगे। इन सभी पोस्ट में से हम कुछ एक पोस्ट शेयर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पोस्ट में विभाग लिखते हैं, 80% शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद नागपुर की अबोली विजय जरित साहस, आत्मविश्वास और अदम्य जज्बे की प्रेरक मिसाल है। नागपुर की पहली व्हीलचेयर मॉडल, मल्टीवेशनल स्पीकर और हैप्पीनेस एम्बेसडर के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने ट्रूली बॉर्न डिफरेंट लंदन 2022 और कर्डिस्टियन नेशनल टीवी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही इंडियन आइडल और सारेगामापा लिटिल चैंप्स में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी असाधारण उपलब्धियों और प्रेरक व्यक्तित्व के सम्मान में उन्हें वर्ष 2025 का राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन प्रदान किया गया। इस अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, छत्तीसगढ़ के धमतरी निवास श्री बसंत विकास साहू साहस। श्री बसंत विकास साहू साहस, सर्जनशीलता और अदम्य इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। 95% शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने पिछले 27 वर्षों से अपनी भुजा में ब्रश बांधकर भारतीय जनजातीय संस्कृति को जीवंत करने वाली अद्वितीय चित्रकृतियां रची हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण व समावेशिता के प्रति उनका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायी है। एक अन्य पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, साहस और प्रेरणा का प्रतीक पूजा गर्ग। इंदौर की ये प्रतिभाशाली पैरा एथलीट और कैंसर सर्वाइवर अंतरराष्ट्रीय पैरा कैनगोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और एशियन पैरा कैनो चैंपियन 2024 में 2 कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। 4500 किलोमीटर की कठिन एकल यात्रा पूरी कर नथुला पार कर तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली पैराप्लेजिक महिला बनकर उन्होंने इतिहास रचा है। उनके असाधारण योगदान के लिए कुमारी पूजा गर्ग को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन प्रदान किया जा रहा है। अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, राजीव भट्ट पिछले 3 दशकों से ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ADHD और अन्य लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। अध्ययन इंक्लूसिव लर्निंग सेंटर की स्थापना कर उन्होंने योग, थेरेपी
और IEPS को जोड़ते हुए एक ऐसा समग्र शिक्षण मॉडल विकसित किया है जिसने बच्चों को सीखने, आत्मविश्वास और सामाजिक विकास को नई ऊंचाई दे दी है। उनकी पुस्तकों डिकोडिंग ऑटिज्म और डिकोडिंग डिसलेक्सिया ने देश भर के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य किया है। उनके मार्गदर्शन में अनेक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की। समावेशी शिक्षा, जागरूकता और दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण में उनके निरंतर योगदान के लिए श्री राजीव भट्ट को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांग जन के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्रदान किया जा रहा है। अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, सृजनशीलता जब संकल्प से मिलती है तो दिव्यांगता भी शक्ति बन जाती है। इसका शानदार उदाहरण है जयपुर राजस्थान की दीपाली शर्मा आर्टिस्ट। श्रवण बाधित होने के बावजूद दीपाली शर्मा आर्टिस्ट ने अपनी कला के रंगों से न केवल कैनवास बल्कि दुनिया भर के मंचों को रोशन किया है। फाइन आर्ट्स में स्नातकोत्तर और PhD शोधार्थी के रूप में उन्होंने न्यूयॉर्क, सिंगापुर, दुबई और ग्रीस में अपनी कलाकृति की गूंज पहुंचाई। कला, साहस और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दीपाली शर्मा को 2025 का राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन से सम्मानित किया जाता है। अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, प्रमीला कटियार सोशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पुखरायन, कानपुर देहात वर्ष 2010 से ग्रामीण भारत में विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं का प्रमुख केंद्र रही हैं। RCI मान्यता प्राप्त ये संस्थान श्रवण बाधित व बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित कर अब तक 500 पेशेवर तैयार कर चुका है। DDRC के माध्यम से ये निःशुल्क थेरेपी, श्रवण भाषण परीक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और 25 ग्रामों में जागरूकता शिविर भी संचालित करता है। समावेशी शिक्षा और पुनर्वास पेशेवरों के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए संस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार पुनर्वास पेशेवर तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ संगठन श्रेणी में सम्मानित किया जा रहा है। एक अन्य पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में देश भर के सम्मान प्राप्तकर्ता दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्थानों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 2025 आयोजित किया गया था। इस समारोह में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों मिलाकर 32 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान और कल्याण के लिए संचालित उपलब्धियों का उल्लेख करने के साथ समारोह में दिव्यांगजनों को ओलंपिक से लेकर विश्व कप में मिली विजयों का भी उल्लेख किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 22 दिव्यांगजनों और उनके कल्याण में संलग्न संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्यांग बाल कलाकारों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव वी विद्यावती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं दिव्यांगों के कल्याण में संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में DEPWD MSJE के साथ साथ देश के विभिन्न जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। सभी की सहभागिता से ही सशक्त व समावेशी भारत का निर्माण संभव है। इस अवसर पर DEPWD MSJE की सचिव श्रीमती वी विद्यावती ने सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं एवं सहयोगी संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल 2423 आवेदन प्राप्त कर चुका है, जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन पुरस्कारों के प्रति उत्साह, जागरूकता
एवं सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोस्तों, इस वर्ष कुल 32 राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इन पोस्ट्स के साथ साथ और भी कई अन्य पोस्ट्स डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा की है, जहां पर डायरेक्टली आप सुन सकते हैं विजेताओं के अपने अनुभव, जिनके छोटे छोटे वीडियोस भी इन पोस्ट के साथ साझा किए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। ये शो, ये सेक्शन और साथ ही साथ हमारा नया सेक्शन जस्टिस कनेक्ट आपको कैसा लगता है, हमें जरूर लिख भेजिए। आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी शो की दिशा सही बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए आशा करते हैं कि आप हमें अपने सुझाव लिखते रहें, हमारे साथ अपना संपर्क बनाए रखें। कम्युनिटी कलर्स में आज इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में संबोधन। यूपी से श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिव्यांगों की हिम्मत, प्रतिभा और सफलता है नए भारत की शक्ति। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी ने 41 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। दिव्यांगजनों के लिए लॉन्च हुई पहली एम्प्लॉयबिलिटी टूल किट। ऑडी कॉरपोरेशन में पहली बार दिव्यांग सदस्य को मिला प्रतिनिधित्व। एलिम्को ने लॉन्च किया ई स्कूटर व्हील चेयर एड ऑन। कश्मीर में दिव्यांग बच्चों के अधिकार अब भी हैं अधूरे। विकलांगता दिवस पर संकट, भारत का इकलौता मुफ्त स्पाइनल रिहैब सेंटर बंद होने की कगार पर। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई राह, नई उम्मीद की तलाश। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिव्यांग प्रमाण पत्रों की फिर से जांच और सत्यापन की मांग।